हेलो एवरीवन। आज हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और मूर्तिकला को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उनको आप कैसे हल करेंगे। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 2023 में उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से दो क्वेश्चन आए थे, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित है। पहला प्रश्न आया था आगरा के स्मारकों का। ठीक है, आगरा के स्मारक की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसमें मुख्य रूप से आपको जो अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला, ये सारी जो विशेषताएं थी यानी कि मुगल कालीन जो वास्तुगत विशेषताएं थी उसे हमें यहाँ पर लिखना था। ठीक है, दूसरा हड़प्पा में हड़प्पा संबंधित पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में है उसकी पहचान कीजिए। ये दरअसल वास्तुकला से प्रश्न ये नहीं है, मैं यहाँ इसलिए डाला हूँ कि अगर किसी तरह आप इसको जोड़ सके तो जोड़ सकते हैं, लेकिन ये दरअसल सीधा सीधा वास्तुकला से ये प्रश्न नहीं है और इसको हम लोग उत्तर प्रदेश का जो इतिहास पढ़े हैं वहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपको इसको जानना है तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको समझ लेंगे तो वहाँ पर मैं सारे हड़प्पा स्थलों को बताया हूँ, वो जो लिख देंगे वही ये प्रश्न का उत्तर होगा। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। तो देखिए जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न एक प्रश्न से स्पष्ट है कि जैसे आगरा की शैली पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा मुगल शैली, मुगल स्थापत्य, उसने ये नहीं पूछा कि मौर्य स्थापत्य, गुप्त स्थापत्य। तो जो प्रश्न आने की संभावना है वो ये है, जैसे कि ये सिटी वाइज पूछ रहा है तो सिटी एग्जैक्टली नहीं कि सारे शहरों को पूछेगा जो महत्वपूर्ण रहे स्थापत्य कला की दृष्टि से। जैसे आगरा महत्वपूर्ण रहा, आगरा के अलावा लखनऊ का भी पूछ सकता है। लखनऊ में जो नवाबों का शासन रहा है उससे संबंधित, अवध के नवाबों से जो इमाम बाड़ा बनवाया, ये सब बनवाया, उससे प्रश्न पूछ सकता है कि लखनऊ स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। या एक सरकी सुल्तानों ने जो जौनपुर में बनाया तो जौनपुर की विशेषताएं आ सकता है, अटाला मस्जिद और ये सब चीजें। ठीक है, तो ये 3 शहर हो गए जहां से सीधे शहरों से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा संभावना यही है कि विभिन्न शहरों की तरफ प्रश्न आएंगे, या हो सकता है कि जैसे एक नागर शैली, ठीक है, मंदिरों के संबंध में या बौद्ध स्तूप के संबंध में ये भी प्रश्न आ जाए। जैसे इस संबंध में आपका जैसे बौद्ध स्तूप में आए तो सारनाथ आ सकता है, तो सारनाथ की वास्तुकला बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको फिर स्तूप कला बतानी पड़ेगी। ठीक है, स्तूप कला और जो है आपका ये स्तंभ लेख जो चीजें हैं उसको बतानी पड़ेगी। तो ऐसे करके प्राचीन काल से अभी तक जो कुछ विशेष कला के केंद्र रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी आ सकता है, प्रश्न जो है इलाहाबाद किले पर भी आ सकता है, लेकिन संभावना कम है इन दोनों प्रश्न की। लेकिन सारनाथ स्थापत्य कला वगैरह आने की, लखनऊ, जौनपुर और आगरा, ये सब ऐसे केंद्र हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अगर हम कला के विकास की बात करें तो हम देखते हैं भारत में मौर्य काल से पूर्व कला का विकास हुआ। मौर्य काल में हुआ, उत्तर मौर्य काल हुआ, गुप्त काल, फिर मध्य काल में 2 सुल्तनत काल, मुगल काल, अवध की वास्तुकला, जौनपुर की वास्तुकला, ये मध्यकाल में सब आ जाती है। उसके बाद आधुनिक काल। यहाँ मौर्य काल के पूर्व जो वास्तुकला है वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसके अवशेष बहुत कम है और वो इतने नहीं है कि वो आपसे प्रश्न पूछे। ठीक है, जो हड़प्पा के पूछे वो स्थापत्य से नहीं। ठीक है, मौर्य काल के पूर्व कोई विशेष कला जो उस समय तक ज़्यादातर बनता था लकड़ी का, तो है भी नहीं बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, वो जो केंद्र है वो बिहार था, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें हैं भी नहीं, वो थोड़ा बहुत है, उनसे प्रश्न नहीं आएगा। मौर्य काल से प्रश्न आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि प्रश्न की मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला की क्या स्थिति थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। या एक प्रश्न आ सकता है उत्तर मौर्य काल, विशेष रूप से मथुरा कला शैली, क्योंकि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मथुरा, जैसे गांधार कला शैली है वैसे मथुरा कला शैली है, तो मथुरा कला शैली से प्रश्न आ सकता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। फिर गुप्त काल से प्रश्न आ सकता है, गुप्त काल में विशेष रूप से मंदिर निर्माण शैली से क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त काल में कैसे मंदिर बने हैं, और विशेष उसकी शैली जो थी नागर शैली थी, तो नागर शैली से प्रश्न आ सकते हैं। तो गुप्त काल से प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में सल्तनत काल से प्रश्न कम आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अवध और जौनपुर है, मुझे तो ये लगता है ये दोनों शहरों से प्रश्न आएंगे आपके यहाँ। और तीसरा शहर लखनऊ, ठीक है, अरे वो अलाहाबाद में आएगा, लखनऊ और जौनपुर, ये 2 ऐसे शहर हैं जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन शहरों से आएंगे मध्यकाल में। और प्राचीन काल में जो आएंगे वो सारनाथ से आएंगे। ठीक है, तो और मुगल काल में आएगा तो जैसे जो आया है आपका आगरा का वही आएगा। ठीक है,
तो आगरा कहा जाएगा। इसके अलावा और विशेष कहीं भी कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर बहुत आगे। हो सकता है स्पेशली फतेहपुर सीकरी का पूछ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आगरा फतेहपुर सीकरी लगभग एक जैसा चीज़ें हो जाती हैं। और आधुनिक काल में कुछ इमारतें बनी हैं, इलाहाबाद की जो बस पुस्तकालय है और तमाम उसको देख लेंगे, लेकिन आधुनिक काल से कला की प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ज़्यादा संभावना ये है कि प्राचीन काल से आए और मध्यकाल से आए, ठीक है। तो ये रही प्रश्न की बात, लेकिन दो तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, या तो काल वाइज आ जाए, विभिन्न कालों में क्या उत्तर प्रदेश में स्थापित कला की स्थिति रही, उसकी क्या विशेषताएं, जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, ठीक है, और सरकी सुल्तानों का काल हो सकता है, और ये आपका अवध के नौबों काल हो सकता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो आ चुका है वो है विभिन्न सिटी वाइज, आगरा का क्या स्थिति रही है, या फिर लखनऊ, जौनपुर, सारनाथ, इस सबसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले मौर्य काल। मौर्य काल में अगर पूरा कला का देखा जाए तो दो प्रकार की कलाओं का विकास हुआ मौर्य काल में, दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दरबारी कला में महल बना जो बहुत ही बेहतरीन महल था, और स्तंभ और स्तूप ये दो चीज़ें बनी। और लोकप्रिय कला में गुफाएं, जैसे बराबरी गुफाएं कुछ बनी, मृदुभांड कुछ मिलते हैं, मूर्तियाँ कुछ मिलती हैं। हालांकि ये जो लोकप्रिय कला, यदि मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं बहुत कम, उससे बहुत प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर। तो जो प्रश्न आने की संभावना वो केवल दो से, क्योंकि महल उत्तर प्रदेश में है नहीं, बिहार में है, चूंकि उनका पाटलिपुत्र उसका जो है राजधानी, तो वहां पर महल था। तो दो चीजों से प्रश्न आने की संभावना है, वो है स्तूप और स्तंभ। तो बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्तंभ, इन दोनों चीज से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है, जो कि आ सकती है, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या है। स्तंभ क्या है, देखिए स्तंभ अशोक ने पूरे देश में लगभग लघु स्तंभ, बृहद स्तंभ लेख मिलाकर कई स्तंभ लेखों का उन्होंने स्थापना की। और ये स्तंभ लेख विशेष रूप से राजकीय प्रतीकों, युद्ध में जीत के उपलक्ष्य और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजकीय उपदेशों के प्रसार के लिए लगाए गए, ठीक है। राजकीय जो उपदेश थे, निर्देश थे, उनके जो आज्ञाएं थी, उनको जनता तक पहुंचाने का ये एक प्रकार से माध्यम था, ठीक है। और जीत के उपलक्ष्य में भी कुछ बनाए गए कि वहाँ जीत है, तो उसके उपलक्ष्य में भी कुछ स्तंभ बनाए गए, ठीक है। राजकीय प्रतीक भी इन स्तंभों में मिलता है। ये स्तंभ की क्या विशेषता है जान लीजिए, ये यहाँ पर भी काम आएगा, और साथ ही साथ जो है आपका जब आप पूरा पढ़ेंगे पूरे भारत का वास्तुकला, वहाँ भी काम आएगा। औसतन 25 से 50 फीट ऊंचे ये होते थे। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ, ये जान लीजिए देश के कहीं भी सब जगह चुनार के बलुआ पत्थर से मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। स्तूप जो है वो उसमें दो भाग है, सॉफ्ट और कैपिटल। सॉफ्ट जो एक ही प्रखंड यानी एकाश स्तर पर बने। सॉफ्ट क्या है, ये जो ऊपर वाला है, देखिए ये ऊपर वाला, यहाँ से ये ऊपर वाला सॉफ्ट कहते हैं, ये जो नीचे पूरा है इसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो एक ही पत्थर यानी कि एकाश पत्थर पर ये बना है। मूठ सॉफ्ट, इसके ऊपर कमल, देखिए ये पूरा एक खंभा जैसे जो आकृति है, इसको मूठ या सॉफ्ट कहते हैं। जो ऊपर वाला है इसको कैपिटल कहते हैं। एकाश पत्थर से बना मूठ सॉफ्ट है, इसके ऊपर कमल या अंडे के आकार में शीर्ष कैपिटल रखा है, यानी कि ये देखिए यहाँ स्पष्ट दिखेगा, ये जो है इसको कहा जा रहा है कमल नुमा, ये है ऐसे उल्टा कमल है, कि घंटे के आकार के शीर्ष कैपिटल पर रखा गया है, ठीक है। और इसके ऊपर ललाट वृत्ताकार या आयताकार होता था, इसमें अबेकस कहा जाता था, जैसे पशु की मूर्ति, यानी कि इसके ऊपर क्या होता था, ये यहाँ देखिए वृत्ताकार लिखा नहीं, कहीं कहीं आयताकार भी रहता है, यहाँ भी वृत्ताकार है, यहाँ भी वृत्ताकार, लेकिन कहीं कहीं आयताकार भी रहता है। आधार, इसको आधार कहते हैं, अबेकस भी कहते हैं। और जिससे इसके ऊपर जो ये देखिए ये शेर की मूर्ति, इसी तरह पशु की मूर्ति रहती है, जैसे इसमें भी ये शेर की मूर्ति एक है, इसमें 4 है, ठीक है। तो ऐसे होता है स्तूप। स्तूप में एक पूरा नीचे देखिए, नीचे आधार नहीं होता, एक खंभा जैसा होता है जिसे मूठ कहते हैं, साफ्ट कहते हैं। ऊपर एक उल्टा कमल होता है, उसके ऊपर एक चौकोर या गोलाकार आकृति होती है, इसे आधार या बेकस कहते हैं, उसके ऊपर पशु की मूर्ति होती है, ठीक है। अब देखिए जो ये सारनाथ का ये जो आपका चित्र है, ये सारनाथ का शीर्ष स्तंभ है, ठीक है। इसका दुर्भाग्य से जो नीचे जो मूठ था वो नष्ट हो चुका है, इतना केवल बचा है। ये मूठ पूरा जो बचा है ये बिहार में है, इसलिए उसको मैंने दिया पूरा दिखाने के लिए आपको। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है। ये जो है सारनाथ में है, और यही हमारा राजकीय चिन्ह भी है, ठीक है। और 50 फीट से ऊंचा था ये, लेकिन अब इसका कोई खंभा जो ये था, मूठ था, वो अब नहीं है, नष्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी सारी विशेषताएं आप सामने भी देख रहे होंगे। और इसकी क्या है, इस स्तंभ में फलक को 4 सजीव सिंह पीठ सटाए हुए 4 दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। पहली विशेषता देखिए यही है कि ये चारों देखिए सिंह 1 2 3 दिख रहे हैं, और पीछे एक 4 सिंह जो हैं, आप सारनाथ जाएंगे कभी देखिए, चारों सिंह 4 दिशाओं की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है।
और बढ़िया इनका मांसपेशियां लहलहाती हुई है, केस गठीला है, कि काफी सूक्ष्मता से बनाया गया ये चीज है, ठीक है। ये प्रतीक है अशोक की शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। राज्य और धर्म, चारों ओर से राज्य और धर्म के प्रचार की सूचना मिली कि एक पावर का प्रतीक, शेर हमेशा पावर का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और इस शक्ति, इसके ऊपर क्या है, महाधर्म चक्र स्थापित, ये जो शेर है चारों, इसके ऊपर, इसमें नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर एक चक्र है, इसके ऊपर एक चक्र रखा हुआ है, और वो दिखाता है किसका, ये शेर शक्ति का प्रतीक है और चक्र धर्म का प्रतीक है। यानी कि दिखा ये रहा है ये पूरा कि शक्ति को धर्म के अधीन होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया है, महाधर्म चक्र स्थापित, इसमें 32 तीलियां थी और शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, ठीक है। जो बुद्ध और अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है, ये आप लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर शेर है, शेर शक्ति का प्रतीक है, उनके ऊपर रखा जो 32 तीली का जो चक्र है वो धर्म का प्रतीक है। सिंह तब बुद्ध के प्रथम, ये प्रथम उपदेश का स्मारक है, यहीं पर बुद्ध ने सारनाथ में ही, जिसे ऋषि पत्तन भी कहते थे, उपदेश दिया था, उसी का प्रतीक है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक का स्वरूप यहीं से लिया गया है। जो अब नीचे देखिए, सिंह के नीचे एक वृत्ताकार चौकी बनी हुई है, आधार अबेकस जिसे कहते हैं, जिस पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, ये 4 चक्र अलग से बने हुए हैं, ठीक है। और प्रत्येक में 24 तीलियां, यहीं से लिया गया अपने देश के झंडा का 24 तीलियां। और इन्हीं चक्र के बीच में चलती हुई मुद्राओं 4 पशु कौन कौन से, हाथी, वृषभ, अश्व और सिंह, ये 4 पशु हैं। आप एक बार और देख लीजिए, ये 4 पशु हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, इनके पीछे 2 चीजें हैं, एक बैल है और एक क्या है, सिंह है, ठीक है। तो सिंह, बैल, घोड़ा और जो है हाथी, 4 पशु हैं। और बुद्ध के जीवन की 4 अवस्थाओं को दिखाते हैं, गर्भ के आने की अवस्था हाथी, जन्म की अवस्था बैल यानी वृषभ, गृह त्याग की अवस्था अश्व, और संबोध की प्राप्ति की अवस्था सिंह के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये नीचे जो आधार में, जो आधार वृत्ताकार जो अबेकस है, उसमें जो 4 पशु हैं, उनका जो संबंध है बुद्ध के 4 जो जीवन के क्षण है, 4 घटनाएं हैं, उससे संबंधित है, और ऊपर वाला धर्म से संबंधित है, और ये 4 मूर्तियां हैं, ठीक है। इसे नीचे स्तंभ का शेष भाग मौजूद है, जो यानी कि हमने बताया सॉफ्ट, यानी कि मूठ कहते हैं, शेष भाग मौजूद है, हालांकि वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पूरा, ये इसको रट लीजिए आप, इसको जो चित्र है इसको समझ लीजिए, इसको रट लीजिए, ठीक है। अब स्तूप क्या होता था, वैदिक काल में भारत में समाधान टीले, स्तूप एक तरह से समाधान टीले होते थे, मृतकों के अवशेष या राख रखे जाते थे, पहले तैयारी पता थी, लेकिन इसका चरम उत्कर्ष हुआ बुद्ध काल में। बुद्ध जी की जब डेथ हुई थी तो उनके अवशेषों को और उनके सामग्रियों को मिलाकर 9 जो है स्तूप बनाए गए थे, ठीक है। और अशोक ने कहा है कि ह्वेन त्सांग ने कहा था कि अशोक ने 84,000 स्तूपों की रचना की थी, ठीक है। लेकिन 84 नहीं, बल्कि मिलते 84 नहीं, उन्होंने कहा था। इसमें क्या होता था, कच्ची ईंट का बना होता था, बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, उसे प्लास्टर से मोटी परत ढका जाता था, मेधा तोड़, एक ऐसे आकृति होती थी, चित्र लगाना भूल गए, जैसे एक आकृति होती थी गोलाकार, और उसके चारों तरफ जो है लकड़ी और तोड़ की, मेधी और तोड़ मतलब होता है, मेधी मतलब चारों तरफ की दीवार, और तोड़ मतलब दरवाजे की लकड़ी की मूर्तियां द्वारा सजाया गया था। और श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रति प्रदक्षिणा पद पद जो श्रद्धालु हैं वो उस जो क्या कहते हैं कि एक बना हुआ था स्तूप, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने के लिए पथ भी बनवाया गया था, वही पथ की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये एक, इसमें मैंने लगाना भूल गया, इसमें सर वो एक आप देख लेंगे कहीं अगले चल के, किसी लेक्चर में आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, स्तूप ऐसे बनता था। वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे उल्लेखनीय धमेश स्तूप है। धमेश स्तूप देश में स्थित बुद्ध का महत्वपूर्ण एक, ये वाराणसी जो सारनाथ है, मैंने कहा क्यों यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर धमेक स्तूप है, और उसके बाद धर्मराज का स्तूप है, और चौखंडी स्तूप है, तो 3 महत्वपूर्ण स्तूप है, इसलिए ये सारनाथ महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। स्तंभ तो है ही है, स्तंभ है, स्तूप दोनों है, स्तंभ भी है और स्तूप भी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरह से स्तंभ तो इसके लिए बनवाए गए थे कि राज्य की घोषणाओं के लिए, लेकिन स्तूप जो बनवाए गए थे वो बनवाए गए थे आपके पूजा गृह, ये एक तरह से ये पूजा गृह थे। आपको मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, ये सांची का स्तूप है, लेकिन स्तूप समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो
ये मेधी का मतलब जो दीवार ये बनी इसको मेधी कहते हैं। तोरण का मतलब जो ये दरवाजा बना, चारों तरफ तोरण बनता था, ये दरवाजा लकड़ी। ये पहले शुरुआत में जब बना था अशोक के काल में ये सारा लकड़ी का बनता था, इसलिए आज ये अवशेष नहीं प्राप्त है। ये बाद में पत्थर का बना था इसलिए ये है। और ये जो आप देख रहे हैं गोला से बड़ा से, इसी को जो है ये मेन था। इसी में क्या होता था, स्तूप चारों कच्ची ईंट का बना होता था कि बाहरी सतह इसका निर्माण क्या पक्की ईंट किया जाता था, प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। ये इसके अंदर ही क्या होता था, जो अवशेष और जो बुद्ध के अवशेष होते थे या बुद्ध के जो स्वयं की उनकी हड्डियां थी, ये बाद में जब मरने के बाद उन सबको रखा जाता था और उसके ऊपर इतना मिट्टी का और उसके बाद कच्ची मिट्टी का फिर पक्की मिट्टी का बनाया जाता था। यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक चारों तरफ भी बना हुआ, ये बात का ये विकसित स्तूप है। ये इसे आमलक कहते हैं। फिर इसके ऊपर ये घड़े होते थे और कलश होता था, ये होता था, ये बाद का। लेकिन अशोक के समय जो बनता था इतना सारा विकसित नहीं था। और ये इसके ये जो बड़ा से बना हुआ है गोलाकार, इसके और ये वेदिका के बीच में इसके जो स्थान होता है इसको कहा जाता है, ये ऊपर भी स्थान रहता है, इसको कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इससे श्रद्धालु यहाँ से आते थे और चारों तरफ घूम के चक्कर लगाते थे, यानी कि प्रदक्षिणा करते थे। ठीक है, तो ये स्तूप हो गया। हालांकि ये आप जो बगल देख रहे हैं धमेक स्तूप है, सारनाथ में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल एक है जो एक ईंट का है, कच्ची ईंट का नहीं है, पक्की ईंट का है। लेकिन ये जो है इसमें बहुत कुछ है नहीं, ना प्रदक्षिणा पथ है, ना जो है उसके बाद मेधी है, ना तोरण है, कुछ नहीं है, केवल ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, इसे उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है इसको। और इसी पत्तन का जो है ऋषि पत्तन सारनाथ का प्रतीक है। और इसका जो है यहाँ पर दिया गया है, ये स्तूप 43.43.6 मीटर ऊंचा है और 28 मीटर चौड़ा है। यह आंशिक मिट्टी और ईंट दोनों से बना हुआ है। ठीक है, इसका निचला हिस्सा नक्काशी सजा हुआ है, नहीं जो निचला हिस्सा है, दो हिस्से है ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये नक्काशी यहाँ पर काफी की गई है। ठीक है, नक्काशी सजा हुआ है। यह स्तूप विभिन्न अवसरों पर निर्मित किया गया, किंतु ऊपरी हिस्सा अभी पूर्ण है। आप देखिए कई बार इसको निर्मित किया, देखिए ऊपरी हिस्सा ये पूर्ण नहीं है। जैसे यहाँ अमलक है, कलश है, यहाँ कुछ नहीं है, ये पूर्ण अभी भी नहीं है, कभी भी पूर्ण ये बन नहीं पाया, इसको कई बार बनाया गया। ठीक है, इसकी दीवारों पर अति सुंदर मनुष्य और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, ब्राह्मणी से लिखे हुए हैं, सुंदर मूर्तियां हैं, नक्काशी के चित्र हैं। ठीक है, ये सारे। और शीर्ष पर जो है देखेंगे तो एक छत्र है, बौद्ध धर्म से ज्ञानोदय का प्रतीक है। छत्र इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और अशोक के शासनकाल की जानकारी देता है। इसमें दिख नहीं रहा, हो सकता है कि थोड़ा सा इस पर कुछ थोड़ा हो, यहाँ पे शीर्ष पर छत्र हो। यहाँ छत्र हुआ करती है ना, छत्र, ये छत्र हुआ करता था, कलश रखा जाता था, छत उसके ऊपर छत्र रहता था। ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता, हो सकता है हो भी। ठीक है, तो छत्र भी था, हो सकता है रहा हो, अब नष्ट हो गया हो, अब ना हो, पहले रहा हो, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ था, कभी बनता रहा। ठीक है, तो ये जो है आपका धार्मिक स्तूप है, सबसे महत्वपूर्ण स्तूप यही है। धर्मराज का स्तूप, ये भी सारनाथ में स्थित है, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, लेकिन इसकी केवल नींव शेष है, कुछ शेष नहीं है, इसलिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए इतना तो अगर अशोक काल के कार्यकाल का आएगा तो धर्मराज का स्तूप, धार्मिक स्तूप, और उसके बाद जो सारनाथ का स्तंभ है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश संबंध में आएगा तो उसको आपको लिखना होगा, और ये चीजें अशोक की थी। मौर्योत्तर काल में जो मथुरा कला शैली, जो गांधार कला शैली, उसका मथुरा कला शैली का विकास हुआ। और इस शैली के पहली से लेकर 3वीं शताब्दी यानी कुषाण काल में विशेष रूप से कनिष्क के समय विकसित हुई है। इसमें तीनों धर्म, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के कहानियां, चित्र बनाए गए हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यानी कि ये जो मूर्तियां हैं मौर्य काल समय यक्ष मूर्तियां बनती थी, उन्हीं पर आधारित ये शैली है। ठीक है, ये आपको पता है गांधार शैली जो है यूनानियों का और रोमन का उसका प्रभाव है, और मथुरा शैली पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, देसी शैली है। ठीक है, स्वदेशी रूप में विकसित है, बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं है। और चित्तीदार बलुआ पत्थर का, यानी कि यहाँ पर भी बलुआ पत्थर का ही प्रयोग करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और इन्हें कई शासकों का संरक्षण प्राप्त था, विशेष रूप से कुषाणों का। इसमें बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे में प्रसन्नचित्त दिखाया गया है, तंग कपड़े पहने हुए शरीर, हिष्ट शरीर में तंग कपड़े पहने हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है, बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं, इनका चेहरा विनीत भाव है। ठीक है, प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग किया गया है, हिंदू देवताओं देवी देवताओं हथियार यानी आयुधों का प्रयोग किया गया है, शिव को लिंग और मुखलिंग के साथ माध्यम में दर्शाया गया है। ये सब चीजें ज्यामिति पैटर्न से अलंकृत किया गया है, ये सब इसकी विशेषता है। इसे कुछ नमूने अगर देखना हो तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो देखिए मौर्योत्तर काल में कुछ आएगा तो मथुरा कला शैली से आएगा, तो मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में वैसे भी आप पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं बहुत फोकस नहीं किया हूँ यहाँ पर, तो दोनों में अंतर चीजें पढ़ लेंगे तो वहां से आएगा। मुझे जहाँ लगता है मथुरा कला शैली से क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए।
गुप्त काल स्वर्णिम युग आता है। ये इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है कई कारणों से। अभी इसको तो हम तो जब इतिहास पढ़ेंगे पूरा उत्तर में पूरे भारत का तब ज़्यादा जाकर समझेंगे, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें भी देखा जाए चौखंडी स्तूप वाराणसी सारनाथ में भी स्तूप है, मिट्टी का टीला है एक तरह से, इसमें भी कुछ अवशेष बचा नहीं है। इसके ऊपर अष्टकोणीय मीनार है, बहुत श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अगर आप लेंगे 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं बस। अब गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मंदिर स्थापत्य, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली सबसे महत्वपूर्ण है। अब नागर शैली को पहले हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। 5वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक शैली का विकास हुआ जिसे नागर शैली कहते हैं। नागर शैली बड़ी महत्वपूर्ण शैली है, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ। इसमें मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर है। यानी कि पंचायतन शैली का मतलब एक मुख्य देवता के मुख्य मंदिर बनता है, उसके चारों तरफ कुछ छोटे देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है पंचायतन शैली का मंदिर। ठीक है। मंदिर एक ऊंचे चतुष्कोणीय चबूतरे पर बनाया जाता है। अगर आपको दिखा रहा हूँ, पहले तो देख लीजिए मंदिर, तो उसी हिसाब समझ पाएंगे। देखिए ये मंदिर है, अभी इसी को ध्यान रखिए। ये है गर्भगृह, ये है शिखर, ये है आमलक और ये है कलश। ठीक है। और ये मंडप है और अर्धमंडप, सब जगह अर्धमंडप नहीं है, कहीं कहीं मंडप है, केवल अर्धमंडप कहीं कहीं पर है। ये पूर्ण विकसित मंदिर का रूप है, इसको आप ध्यान रखिए। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है मंदिर। प्रारंभिक दीवारों में छतें चपटी, जो आपने देखा शिखर, पहले शुरुआत के मंदिरों में शिखर नहीं होता था, किंतु बाद में मंदिरों में शिखर बनाया जाए। यानी कि जैसे आप लोग घर बनवाते हैं ना, छत डलवा लेते हैं, पहले वैसे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, शिखर बनाया जाने लगा मंदिर। गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार होता था। प्रवेश द्वार गर्भगृह में सामान्यतः एक ही होता ही रहा है, एक से ज्यादा नहीं होते थे नॉर्मली, बाद में 2 होने लगे, नॉर्मली आप देखेंगे एक ही होता था। इससे प्रतिमा स्थापित होती थी, मुख्य प्रतिमा जिसका जो मंदिर होता था स्थापित होती थी। मंदिर के बाहरी दीवारें सादी हुआ, मंदिर की बाहरी दीवारें नॉर्मली बहुत ज़्यादा नक्काशी नहीं की गई है, कहीं कहीं बाद में शुरू हो गया था करना, शुरुआत में ऐसा नहीं था। ठीक है। मंदिर की दूसरा, गर्भगृह के बाहर जो द्वार स्तंभ है, उसे गर्भगृह के बाहर जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर यमुना और गंगा की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। ठीक है। ये नॉर्मली हर मंदिर में स्थापित किया जाता था। और गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह जो है उसके चारों प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता था, जो ढका हुआ होता था, नॉर्मली ढका हुआ होता था। किसी किसी मंदिर में आप देखेंगे ढका हुआ नहीं भी है, लेकिन नॉर्मली ढका हुआ होता था। सामान्यतः ये समानता मंदिर परिसर में ज्यादा कोई टैंक के जलाशय नहीं हुआ करते थे, बाद में कभी कभी जलाशय होते भी थे। मुख्य द्वार सामने सभा कक्ष या मंडप, यानी कि जहाँ मुख्य मंदिर उसके बाद एक सभा कक्ष होता था, इसे मंडप कहते हैं। उसके आगे एक मार्ग मंडप बनता था, सभी मंदिरों में नहीं है, किसी किसी मंदिर में है। मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग, ये मंडप देखिए कोई घर जैसा नहीं बनता था, बल्कि स्तंभों के प्रयोग से चारों तरफ स्तंभ करके और ऊपर छत डलवा दी जाती थी, उससे कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर जैसे आप देखेंगे वहाँ पर क्या नाम है, उड़ीसा में जो शैली विकसित हुई उसमें तो मंडपों के ऊपर भी शिखर बना। ठीक है। अर्ध मंडपों के ऊपर भी शिखर बना, और मंडप का शिखर तो मुख्य गर्भगृह के मंदिर शिखर से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो लेकिन ये बाद में शुरू हुए, शुरुआत में छत जैसा था, बाद में फिर मंडप में भी क्या हुआ, शिखर बनने लगा। सामान्यतः मंदिर जो है सामान्यता लेके दीवारों से घिरा हुआ नहीं होता था, प्रवेश द्वार भी नहीं होता, यानी कि मंदिर के चारों तरफ यानी गर्भगृह और मंडप और अर्धमंडप या सब मिलाकर बाहर से कोई जैसे नहीं दीवार हुआ करती थी चारों तरफ की, वहाँ पर मंदिर बंद रहे, मंदिर खुला रहता था। एक थोड़ा सा ऊंचा बनता था, लेकिन और सब चीज़ें खुली रहती थी, उसके आसपास कुछ चीज़ें आज भी आप मंदिर देखेंगे ऐसे ही बनते हैं। भीतरी गांव कानपुर का मंदिर, जो भीतरी गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर मंदिर अपवाद छोड़ दिया है, सारे मंदिर पत्थरों से बने हैं। भीतरी गांव मंदिर एक ऐसा मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है, अभी हम दिखाते हैं भीतरी गांव मंदिर को, ईंटों से बना हुआ है। ये पहला मंदिर है, माना जाता है पहला मंदिर। झांसी देवगढ़ मंदिर और कानपुर का भीतरी गांव मंदिर ये मुख्य उदाहरण है किसके, गुप्त काल के मंदिरों के, और ये प्रारंभिक मंदिरों के भी उदाहरण है, समझ रहे हैं, प्रारंभिक मंदिरों के उदाहरण है और गुप्त काल मंदिर उदाहरण है। ठीक है। ये बाद में ये सब शिखर बना, शिखर के ऊपर आमलक रखा गया, फिर कलश रखा, ये सब बाद की चीजें हैं, जब बाद में विकसित हुआ। जैसे चंदेल राजाओं ने जो बनवाया, या फिर जो आपका पुरी के मंदिर बने, भुवनेश्वर के मंदिर बने, ये सब बाद में यहाँ पर ये सब विकसित हुआ। शुरुआत में ऐसा विकसित नहीं था, जैसे अर्ध मंडप नहीं था, मंडप भी ऐसे जैसे यहाँ पर शिखर युक्त है मंडप, बाद शिखर युक्त पहले मंडप नहीं था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख लीजिए, ये ललितपुर जिले में देवगढ़ स्थिति है, वहाँ दशावतार इसलिए कहते हैं कि यहाँ विष्णु भगवान के 10 अवतारों का यहाँ चित्र बने हुए हैं। ठीक है। ये 5वीं शताब्दी में प्रारंभिक मंदिर है, ये गुप्त काल से ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, उसके पहले मंदिर नहीं थे। और ये दशावतार मंदिर प्रारंभिक मंदिरों में, भीतरगांव मंदिर उससे भी पहले मंदिर। ठीक है। दशावतार मंदिर 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में बना, 10 अवतारों का प्रस्तुतिकरण इसमें किया गया है। ठीक है। सबसे पुराना ज्ञात पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है। सबसे पुराना ज्ञात पंचायतन शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है। ये नागर शैली बना है, गुप्त काल मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है ये।
पहली बार इसी मंदिर में, यानी कि शिखर वास्तुकला का पहले, यानी इसके पहले भीतर गांव का जो मंदिर था उसमें आप देखेंगे कि शिखर नहीं है, इसमें शिखर पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया, पंचायती शैली में बना। ठीक है, इस मंदिर दीवारों में देवी देवताओं, हाथी, कमल और दूसरे फूलों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें गंगा यमुना की भी नक्काशी है, द्वार जैसे द्वार पर जैसे बताया गया था कि होती थी। ये देखिए, ये मंदिर जो है आपका दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में देखिए चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चढ़ने के लिए। यहाँ पर शिखर बना था, शिखर अब नष्ट हो चुका है। यहाँ अंदर ये लगभग क्षतिग्रस्त मंदिर है। पहले मंदिर बड़ा मंदिर था, मतलब था तो इतना ही बड़ा, यानी कि ये पूरा शिखर भी था और पूरा गर्भगृह अच्छे से बना हुआ था। हालांकि यहाँ देख रहे हैं मंडप नहीं बना हुआ है। ठीक है, मंडप नहीं बना हुआ, लेकिन गर्भगृह पूरा बना हुआ है। प्रारंभिक मंदिर है ये, गुप्त काल प्रारंभिक मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में स्थित है, गुप्त काल का मंदिर है। ठीक है, यह ईंटों से निर्मित मंदिर है और सांचों से ढाली ईंटों के कारण ये प्रसिद्ध है। ईंटों से बना मंदिर, सबसे पुराना मंदिर ईंटों से बना मंदिर। ये देखिए चौकोर, ये ईंटों से बना मंदिर पूरा नष्ट हो चुका है। चौकोर अधिष्ठान पर देखिए, चौकार अधिष्ठान पर बना हुआ है, दोहरे कोने हैं इसके। इसका मुख पूर्व, ये मुख जो है वो पूर्व की ओर है। इसकी एक ईंट सुंदर और आकर्षक आलेखों से निर्मित है। ठीक है, सजीव और सुंदर मूर्ति से भरपूर है। एक संग्रह देखिए, ये मंदिर यहाँ पर देखिए शिखर बहुत नहीं बना, शिखर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, बल्कि सपाट जैसा तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन शिखर भी नहीं बना। तो इतना आप जो है अगर गुप्त काल आएगा तो ये दो मंदिरों को लिख सकते हैं, भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में है, और मंदिर ये नागर कला शैली आएगा। ये तो नागर कला शैली आ सकता है, इसके अलावा और कोई प्रश्न है ऐसा संभव नहीं है। एक मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि इसके बाद बना, उसको आपको मैं डाल दिया हूँ। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप जान सकते हैं। शिव को समर्पित मंदिर सब लोग जान रहे हैं। इसका निर्माण कई बार किया गया, लेकिन पहली बार माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र नामक शासक ने जीर्णोद्धार कराया। फिर 12वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार कराया। 16वीं शताब्दी में टोडरमल ने जीर्णोद्धार करवाया और 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई ने होलकर में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्तमान मंदिर बना है वो 1780 में बना है। इसके बाद जो यहाँ सोने का चादर चढ़ा हुआ है वो 1835 में चादर चढ़वाया गया है। ये मंदिर गंगा के पश्चिम तट पर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, यह मंदिर चतुर्भुज आकार का है, ये नागर वास्तुकला शैली का। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर अभी कुछ साल पहले सरकार ने पूरा मंदिर का पुनरुद्धार करवाया, एक तरह से ये फिर से पुनरुद्धार हुआ है। ठीक है, 2020 में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राचीन कला में अब है। इसके अलावा भी हम लोग मध्यकाल में क्या हुआ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे लगा आपको ये पूरा लेक्चर ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, और आप लोग जो नए अगर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।